हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नया चैप्टर। तो अगर आप इस नए चैप्टर के साथ में रोज नए वीडियो के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे सेल साइकिल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आखिर सेल साइकिल होती क्या है, क्या होता है चेक पॉइंट, कैसे काम करती है सेल साइकिल, कैसे सेल हमारी गड़बड़ियों को पहचानती है, कैसे उन्हें दूर कर सकती है। उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में 4 वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें कि आज सबसे पहला वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो आएगा माइटोसिस के ऊपर और तीसरा वीडियो आएगा आपका मियोसिस और चौथा भी मियोसिस के ऊपर ही आएगा। तो हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। आइए समझते हैं सेल साइकिल क्या होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे ह्यूमन बीइंग एक सिंगल जाइगोट से बने हुए हैं। मतलब हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक सिंगल जाइगोट से बने हुए होते हैं। उसमें कोई भी डिफरेंस किसी के अंदर भी देखने को नहीं मिलती है। आखिर इस जाइगोट में मतलब हमारे हर एक सेल के अंदर या हमारे हर एक जाइगोट सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स को बना सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हमारी बॉडी सारे तरह के ऑर्गन्स को बनाती है, लेकिन आखिर एक सिंगल सेल इतने टाइप की सेल कैसे बना सकती है या इतने टाइप के ऑर्गन कैसे बना सकती है? क्योंकि ऑर्गन तो तब बनेगा जब आपके सेल से टिश्यू बनेगी और टिश्यू तब बनेगी जब ग्रुप ऑफ सेल्स होगा और ग्रुप ऑफ सेल तब होगा जब सेल अपने नंबर को बढ़ाएगी। लेकिन सेल अपने नंबर को बढ़ाती कैसे? दरअसल सेल अपने नंबर को बढ़ाती है यही प्रोसेस करके, जिसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमारी अपनी एक लाइफ होती है। हम शुरुआत में बचपन में एक जन्म लेते हैं, फिर हम एडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं और उसके बाद फिर हम ओल्ड हो जाते हैं, फिर हम डेड हो जाते हैं। क्योंकि हम एक सेल से बने हैं तो जो चीज हमारे अंदर देखने को मिलती है वही सेम चीज हमें हमारी सेल के अंदर भी देखने को मिलती है। जिस तरीके से हम एडल्ट होते हैं उसी तरीके से हमारी सेल भी मैच्योर होती है, जिस तरीके से हम ओल्ड होते हैं उसी तरह से हमारी सेल भी ओल्ड होती है और जिस तरीके से हमारी डेथ होती है उसी तरह से हमारी सेल की भी डेथ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी सेल फंक्शन परफॉर्म करती है और इसी चीज को हम सेल साइकिल कहते हैं। लेकिन सेल साइकिल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। जिस तरीके से हम अपने पूरी लाइफ साइकिल के दरमियान अपने ही जैसा एक नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उसी तरह से हमारी सेल भी अपने पूरी लाइफ साइकिल के दरमियान एक नई सेल्स बना करके ही जाती है। यही चीज को हम इसके अंदर पढ़ते हैं और जब कोई एक सेल अपने जैसी एक दूसरी सेल बनाती है तो उसी प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। दरअसल वो एक सेल साइकिल का ही एक पार्ट है सेल डिवीजन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे ऑफस्प्रिंग का बनना ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमारे बच्चे का होना हमारी लाइफ का एक पार्ट है। उसी तरह किसी भी सेल का अपने जैसा एक नया सेल बनाना वो एक सेल साइकिल का ही पार्ट है, जिसे हमने एक अलग इवेंट नाम दिया सेल डिवीजन। क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर इतने सारे फेजेस हैं कि अगर मैं उनको एक अलग नाम ना देता तो सारी खिचड़ी पक जाती। लेकिन आइए बात करते हैं हम सेल डिवीजन के और सेल साइकिल के बारे में। जब हम बात करते हैं सेल डिवीजन में या सेल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो सेल साइकिल के अंदर जब एक सिंगल सेल कभी भी अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगी तो उसमें डिवीजन होना है। डिवीजन का मतलब होता है जब सेल अपने नंबर को बढ़ाएगी। जब सेल अपने नंबर को बढ़ाएगी तो जाहिर तौर पे सेल को अपने नंबर को बढ़ाने के लिए अपने अंदर के कंटेंट को, जैसे कि डीएनए को, क्रोमोसोम को, अपने सेंट्रोसोम को, इन एनिमल सेल, इन सारी चीजों को डबल करना पड़ेगा। मतलब इन्हें बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो नई सेल बने उस नई सेल के अंदर भी पर्टिकुलर वही ऑर्गन मौजूद हो या वही ऑर्गेनेल मौजूद हो जो उसके पेरेंटल सेल में थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर किसी घर में बंटवारा होना है तो बंटवारा होने के लिए पहले घर के अंदर हमारा दूसरा घर भी तो होना जरूरी है। अगर मान लीजिए दूसरा घर बनवा लिया तो उसमें किचन होना जरूरी है और अगर किचन भी बनवा लिया तो उसके अंदर बर्तन होना भी जरूरी है। तो जिस तरीके से हमारे घर में बंटवारे के समय हर एक सामान 2 हो जाता है, उसी तरीके से जब सेल डिवाइड करती है, मतलब जब एक सेल से 2 सेल बनती हैं तो उन 2 सेल्स के बीच में भी डिवीजन होता है। मतलब सेल ऑर्गेनेल में भी मल्टीप्लिकेशंस होते हैं और उस रेप्लिकेशन से नए सेल ऑर्गेनेल बन के तैयार होते हैं। तो नया सेल ऑर्गेनेल बनना भी वो सेल साइकिल का ही एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि हमारे सेल साइकिल के दरमियान सेल डिवीजन कब चलेगी या फिर हमारी सेल
कब अपने नए नए सेल ऑर्गेनेल को बनाएगी। तो हमारे सेल ऑर्गेनेल का बनना, नई सेल का डिवाइड करना, ये सारी चीजें ही हमारे सेल साइकिल के अंदर आती हैं। तो एक एक करके हम अपने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल का एक सेल से नई सेल बनने के लिए 24 घंटे का टाइम लगता है। जैसे मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो हमारे एक सेल से नई सेल बनने में 24 घंटे का टाइम लगेगा। जैसे एग्जांपल तौर पे जब हमें चोट लग जाती है, जब हमारी टिश्यू डैमेज हो जाती है, तो उस घाव को भरने के लिए या फिर उस नई सेल को बनने के लिए उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो हमें देना पड़ता है। वही सेम चीज अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट ये काम केवल और केवल 1.5 घंटों के अंदर ही कंप्लीट कर लेता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर तो वहां पे पूरा 1 दिन का वक्त लगता है, बट ईस्ट के अंदर ये काम बहुत ही ज्यादा कम टाइम में ही हो जाता है। और यही चीज हमें बैक्टीरिया वगैरह के अंदर भी देखने को मिलती है, जहां पे बैक्टीरिया बहुत ही कम टाइम में बहुत ढेर सारी कॉपी बना सकता है। और ये दिखाता है कि किसी भी सेल की जो सेल साइकिल है वो स्टेजेस या फिर वो सेल साइकिल कितने कम टाइम में कंप्लीट हो जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पॉन जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई 100 साल जीता है, कोई 250 साल जीता है, कोई उसी तरीके से हमारी सेल साइकिल भी वेरी करती रहती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लेकिन आइए सेल साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो हमारी सेल साइकिल को जनरली हमने 2 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग एम फेज का नाम देते हैं और दूसरा होता है जिसे हम लोग इंटरफेस का नाम देते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करते चले। देखिए, एम फेज जो है वो हमारे सेल साइकिल का एक छोटा फेज होता है, जहां पे हमारी सेल को एक नई कॉपी बनानी होती है। मतलब वो स्टेज जो सारा क्रेडिट लेकर के जाता है, मतलब कि जिसको लगता है कि भाई सब कुछ सेल का यही है, एम फेज है। लेकिन उस एम फेज को चलाने के पहले, जैसे मैंने कहा ये बंटवारा हो गया, आपको लगा कि बंटवारा यूं ही हो गया, नहीं, उस बंटवारे को कराने के लिए भी पहले हमें उसके कंटेंट को बढ़ाना पड़ा। और हमारा वो जो कंटेंट हमने बढ़ाया उसको हम ध्यान ना दे करके केवल और केवल एम फेज के ऊपर ही फोकस रहते हैं। यही चीज हमें दिखाई देता है सेल साइकिल के अंदर भी। सेल साइकिल में सारा काम तो भैया इंटरफेज में होता है। सारा काम किस में होता है, इंटरफेज में होता है। चाहे सेल को डेवलप करना हो, सेल के साइज को बढ़ाना हो, चाहे साइटोप्लाज्म को बढ़ाना हो, चाहे डीएनए को रेप्लिकेट करना हो, चाहे सेंट्रोसोम बनाना हो, ये सारा काम इंटरफेज के अंदर होता है। लेकिन हम प्रायोरिटीज दे देते हैं एम फेज को। एम फेज बहुत ही छोटी फेज होती है जहां पे सेल आपकी डिवाइड करने के लिए तैयार होगी, मतलब सेल एक तरीके से डिवाइड करेगी। लेकिन उसके पहले उसका जो सारा काम है वो उसके इंटरफेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। जब सेल इंटरफेस के अंदर आती है उस समय सेल बिल्कुल नई होती है और इंटरफेस के अंदर वही सेल आती हैं जिन सेल को नई कॉपी बनाना होता है। अगर कोई सेल नई कॉपी नहीं बनानी होती है तो वो सेल इंटरफेस में एंटर नहीं करेगी। दरअसल इंटरफेस में हम लोग जनरली 3 स्टेजेस को पढ़ते हैं। नंबर 1 इंटरफेस की स्टेज है जिसको कि हम लोग G1 के नाम से जानते हैं, और नंबर दूसरा है जिसे हम लोग S1 के नाम से जानते हैं या S फेज के नाम से जानते हैं, और तीसरी स्टेज हमारी होती है इंटरफेज की जिसे हम लोग G2 के नाम से जानते हैं। दरअसल इनका पूरा नाम गैप 1 सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज का होता है। लेकिन इन सभी फेज के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज की, इंटरफेज के। जब हम G1 फेज की बात करते हैं अपने सेल साइकिल के अंदर तो इस फेज में ये सबसे पहली गैप फेज होती है, और इस फेज के अंदर सेल नॉर्मली तौर पे सबसे पहले बिगिन करती है अपने आप को ग्रो कराना, अपने अंदर के साइटोप्लाज्म को बढ़ाना, अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाना। जैसे ही G1 फेज की खत्म होती है, G1 फेज के खत्म होते ही वहां पे सेल एंटर कर जाती है S फेज। S फेज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये फेज आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। S फेज के अंदर ही जो हमारी सेल होती है उसके अंदर उसका जीनोम, मतलब कि उसका जो क्रोमोसोम होता है या उसका जो डीएनए होता है वो अपने नंबर को रेप्लिकेट करता है। ध्यान रहे कि डीएनए रेप्लिकेट होता है लेकिन उसका क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज जाते हैं। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि एस फेज के अंदर आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, ये एस फेज के अंदर जो आपका डीएनए है वो तो बढ़ता है लेकिन
क्रोमोसोम नंबर वहां पे बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं। डीएनए कंटेंट वहां पे बढ़ जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है एस फेज के अंदर। और साथ में इसी एस फेज के अंदर हमारे जो सेंट्रोसोम होते हैं वो भी 1 से 2 हो जाते हैं एनिमल सेल के अंदर। और जब हम पहुंचते हैं G2 फेज की तरफ, तो G2 फेज में जितने भी और ऑर्गेनेल हैं, जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या तमाम तरह के ऐसे ऑर्गेनेल जो सेल के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे, वो भी अपने नंबर को लगातार डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं। और इस तरह जब सेल G2 फेज को कंप्लीट कर लेती है, तो G2 फेज को कंप्लीट करने के बाद हमारी सेल एंटर कर जाती है आपके M फेज में। लेकिन याद रहे कि जब तक सेल आपकी G2 फेज में पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाती है, सारे ऑर्गेनेल जो है वो चेक नहीं कर लिए जाते हैं, सारा डीएनए चेक नहीं कर लिया जाता है कि सारा डीएनए सही बना हुआ है, सेल के अंदर कोई भी एरर नहीं है, तब जाकर के सेल आपकी G2 फेज के बाद M फेज में एंटर करेगी और डिवीजन के लिए तैयार होगी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो सेल को इन सारी चीजों से रोकती है? तो उस चीज को रोकने के लिए सेल के अंदर होते हैं जगह जगह पे मौजूद चेक पॉइंट्स। ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, ये सबसे पहले आपको G1 फेज और S फेज के बीच में दिखाई देता है, दूसरा आपको G2 फेज के बीच में दिखाई देता है, और तीसरा आपको M फेज के अंदर दिखाई देता है, G2 और M फेज के बीच में दिखाई देता है। इन चेक पॉइंट्स पे हमारे सेल में चेक किया जाता है कि हमारी सेल जो है उसमें क्या सही ग्रोथ है या नहीं। अगर कोई सेल अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाई है, उसके अंदर उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, तो ऐसी सेल आगे डिवीजन के लिए या सेल साइकिल के लिए नहीं जाएगी। मतलब अगर वो साइज में छोटी है, साइटोप्लाज्म कम है, ऑर्गेनेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नंबर 1 G1 में तो ये चेक किया जाता है। दूसरी फेज जो होती है G2 और S फेज वाली जो चेक पॉइंट्स थी, वहां ये चेक किया जाता है कि क्या इस सेल का सारा डीएनए कंटेंट सही है या फिर नहीं। अगर डीएनए कंटेंट सही नहीं रहता तो G2 फेज दोबारा S फेज में भेजती है सेल को, कहती है कि जाओ अपने डीएनए को रिपेयर करके आओ। और अगर सेल उस डीएनए को रिपेयर नहीं करती है तो चेक पॉइंट्स उस सेल को आगे बढ़ने नहीं देता है, और ऐसी सेल की बार बार गलती होने पे उस सेल की डेथ करा देता है, जिसे हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। अगर वो सेल डेथ ना होती और लगातार सेल डिवाइड करती रहती, डीएनए गड़बड़ होता, तो उससे खराब सेल ही बनती, जिससे कि कैंसर कॉज हो सकता था। तो सेल साइकिल में चेक पॉइंट का रोल होता है हर एक सेल ऑर्गेनेल को चेक करना, ताकि आपकी सेल आगे की तरफ सही सलामत डिवाइड कर सके रेगुलेटेड मीडियम के अंदर। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे की और बातें करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी सेल जो है जब G2 फेज में पहुंची तो वहां पे उसके ऑर्गेनेल को चेक किया गया। ऑर्गेनेल को चेक करने के बाद वो सेल पहुंची M फेज में। M फेज का दूसरा नाम हम लोगों ने माइटोटिक फेज भी रखा हुआ है। माइटोटिक फेज के अंदर आप जनरली 4 फेजेस के बारे में पढ़ते हैं, 4 फेजेस ही बताएंगे। और जब ये 4 फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं, तब जाकर के हमारी सेल एंटर करती है किसमें? तब हमारी सेल एंटर करती है, नई सेल बनती है, और वो नई सेल अगर डिवीजन के लिए जा रही है तो फिर वो नई सेल साइकिल को शुरू करेगी और वो नए सिरे से G1 फेज में एंटर करेगी। लेकिन अगर सेल साइकिल जो है डिवीजन नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल ऐसी होती है, जैसे हार्ट सेल हैं, न्यूरॉन सेल हैं, जो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव हैं, जो कि एक्टिव हैं, मरी नहीं है, वो जिंदा हैं, जैसे हमारी ब्रेन सेल्स वगैरह हैं, ये सारी मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, लेकिन ये अपने नंबर को बढ़ाना नहीं चाहती, मतलब ये अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकती हैं। ऐसी सेल भी हमारी बॉडी के अंदर होती है, और अक्सर ऐसी सेल G0 फेज में होती है, वो G1 फेज में कभी भी एंटर नहीं करेगी, क्योंकि G1 फेज में वही सेल एंटर करती है जिसको दोबारा से अपनी कॉपी को बढ़ाना होता है। तो जैसे ही सेल आपकी सबसे पहले सेल जब आपकी G1 फेज को क्रॉस करती है, तो G1 फेज को क्रॉस करते ही आपकी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, G1 के बाद हम S फेज के अंदर जाते हैं कि G1 फेज में हमारा पहले जो क्रोमोसोम नंबर वगैरह है वो पूरी तरह से जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाता है डीएनए के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। और इसके किनारे की जो न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह होती है वो धीरे धीरे जो है वो आपकी हल्का फुल्का न्यूक्लियर इन्वेलप उस समय यहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ये जो क्रोमोसोम या जो डीएनए आप देख रहे हैं, एस फेज में आते आते ये डीएनए डबल हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम सिंगल ही रहते हैं, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं। क्या बनते हैं? सिस्टर
क्रोमैटिड बनते हैं, ना कि नए क्रोमोसोम बनते हैं। रिमेंबर, इस बात को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्रोमोसोम नंबर अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन डीएनए आपका 8 हो जाएगा, वहां पे क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर उसके बाद एम फेज चलनी शुरू होती है, और एम फेज में जब एम फेज चलती है तो वहां पे यही जो आपका डीएनए है जो डिवाइड किया हुआ है, यही क्रोमोसोम का फॉर्म में आता है और बराबर बराबर पार्ट में 2 सेल में डिवाइड होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एम फेज के अंदर आप 4 बेसिक फेज के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 आप प्रोफेज, नंबर 2 आपका मेटाफेज, नंबर 3 आपका टीलोफेज और एनाफेज, और नंबर 4 आपका टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद उसके बाद ये सेल आपस में अलग अलग करके डिवाइड हो जाएंगी। एक पेरेंटल सेल होगा और एक डॉटर सेल होगा। तो इस तरीके से आपकी साइकिल में इंटरफेज और एम फेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो करके ही रहेगी। जैसा कि मैंने आपको आज के इस वीडियो सेगमेंट में सारी बातों को बताने की कोशिश की, और इसके अंदर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स आपको कभी नहीं भूलना है। एस फेज को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी सेल हमारी बॉडी में है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा हमारी हार्ट सेल्स वगैरह हैं जो कि ऑकेजनली डिवाइड करती हैं, कभी कभार डिवाइड करेंगी। हमारी बॉडी में कई ऐसी सेल हैं जो कभी कभार डिवाइड करेंगी, बट ज्यादातर टाइम वो डिवाइड नहीं करना चाहती हैं। वो G0 फेज के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। इस तरीके की सेल जो फेज में रहती है G0 फेज, उस फेज को हम लोग क्वेसेंट फेज के भी नाम से जानते हैं। ये सेल जनरली सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, नो डाउट ये जो है मेटाबॉलिकली जनरली एक्टिव होती हैं। उसी तरीके से जब आप एम फेज की बात करते हो तो एम फेज में माइटोसिस वाली फेज अलग है, जहां पे बेसिक आप 4-5 फेजेस की बात करते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वहीं पे जब आप मियोसिस की बात करते हो तो मियोसिस थोड़ा सा डिटेल बन जाता है, इसीलिए मियोसिस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं उसके लिए 2 वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको सेल साइकिल पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको सेल साइकिल समझ में आया है तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपने सेल वाला वीडियो या सेल वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अभी के अभी जाकर के देखिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़े हुए हैं। एनिमल किंगडम वन ऑफ द मोस्ट तगड़े वीडियोस में पड़े हुए हैं, देखना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको ऐसे ही प्रिसाइज कंटेंट और एक अच्छी स्टडी मटेरियल चाहिए, एक सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट वाइज, जिससे आपके बोर्ड नंबर्स एनहेंस हो सके और आपकी नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त हो सके, तो आप परचेज कर सकते हैं मेरी बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी। विधान हैंडबुक बायोलॉजी की अगर मैं बात करते हैं तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सुनते जाइए। विधान हैंडबुक बायोलॉजी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब काफी कमाल के डायग्राम जो आपकी स्टडी को काफी इजी बनाएंगे, ऐसे डायग्राम उस बुक के अंदर रखे गए हैं जो एनसीईआरटी की लाइन को ही डायग्राम के फॉर्म में बताने का काम करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि इसके अंदर आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं विद सॉल्यूशन, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से बुक के अंदर ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज ही बुक को परचेज करिए। बुक को परचेज करने के लिए आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 9794572500, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। वहां पे से आप बुक को डायरेक्ट परचेज करेंगे तो हो सकता है आपको डिलीवरी चार्ज वगैरह थोड़े से कम हो जाए। बाकी आप इसको अमेजोन और मीशो से भी परचेज कर सकते हैं। वहां पे भी आपको ये बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग। चलता हूँ। हेलो एंड मेरा नाम है मिश्रा और आज के इस वीडियो से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नया वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने सेल साइकिल के ही नेक्स्ट स्टेप की, जिसको कि हम लोग कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं कि अभी लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि सेल साइकिल में 2 स्टेज होती हैं। एक होती है इंटरफेज, जहां पे सेल हमारी डिवीजन के लिए तैयार की जाती है, और दूसरी होती है हमारी एम फेज, जहां पे हमारी सेल डिवाइड करी जाती है। मतलब वो सारे स्टेप्स जो भी सेल डिवीजन के लिए इसेंशियल हैं, वो सारे के सारे एम फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेल को डिवाइड करना है, ऐसा करने के लिए उसको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आती हैं आपके इंटरफेज में। तो इंटरफेज के बारे में मैंने आपसे बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने एम फेज की। इंटरफेज में हम लोगों ने 3 फेजेस के बारे में देखा था, G1 देखा था, S देखा था और G2 देखा था। इस फेज के अंदर हम लोग बात करेंगे एम फेज के बारे में, जो कि आपके G2 फेज के बाद आता है। जब इंटरफेज में सारी की सारी प्रोसेसेस नॉर्मल होती हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं, या सारी की सारी फंक्शंस अगर सेल हमारी नॉर्मल परफॉर्म करती है,
तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी सेल को लेकर के जाते हैं कहां पे, मेम फेज में, या जिसको कि हम लोग जनरली माइटोटिक फेज भी कहते हैं। जनरली एम फेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एम फेज के अंदर हम लोग दो तरह का डिवीजन देखते हैं, या तो कोई सेल माइटोसिस डिवीजन करेगी या तो वो सेल मियोसिस डिवीजन करेगी। मतलब डिवीजन दो ही तरह का होने वाला है, एक तो या तो माइटोसिस होगा या तो फिर मियोसिस होगा। बट व्हाट हैपन इन माइटोसिस एंड व्हाट हैपन इन मियोसिस। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवरऑल माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग 4 स्टेजेस पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट उसको पढ़ने के पहले हम आपसे कुछ माइटोसिस के बारे में बात करना चाहेंगे। माइटोसिस डिवीजन दरअसल एक ऐसा डिवीजन होता है जहां पे सेल का अगर क्रोमोसोम नंबर 23 है तो जो भी डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर भी 23 ही रहेगा। अगर सेल का क्रोमोसोम 46 है सेल के पास में तो जो नई सेल बनेगी वो भी 46 ही रहेंगी। भले वो पेयर में रहें बट दे आर द 23 इन पेयर, इट मीन्स 46 ही रहने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि माइटोसिस डिवीजन में जब कोई भी सेल अपने जैसी एक नई सेल बनाती है, दे आर द सेम कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो उसके पेरेंट में होगा वही उसके डॉटर में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे हाथ में हमको चोट लग जाती है तो जो भी नई सेल डिवाइड करके बनती है वो स्किन सेल ही रहती है, वो हमारी स्किन ही बनाती है और उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जेनेटिक मटेरियल एकदम से सेम होता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सेल 2n है और वो डिवाइड करके एक नई सेल बना रही है तो बनने वाली सेल भी 2n रहेगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए कि जब वो डिवाइड करके बनी तो उसके अंदर तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अभी वो एक सेल से 2 सेल बन गई है। तो बेटा इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज में एक साइकिल चलती है जिसे हम लोग एस फेज कहते हैं। एस फेज के अंदर हमारा जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है और डीएनए के डबल होने से हमारे क्रोमैटिड्स डबल हो जाते हैं और वही क्रोमैटिड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस समय सेल डिवाइड करने के लिए पहले तैयार होती है उस समय उस सेल के अंदर क्रोमोसोम का मटेरियल या डीएनए का मटेरियल बढ़ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर आपको हमेशा सेम ही रखना है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। तो इसीलिए माइटोसिस डिवीजन में जो नई सेल बनती है, अगर एक सेल n है तो दूसरी भी सेल अगर n है, बनने वाली सेल भी n है, या फिर अगर कोई सेल 2n है और दूसरी बनने वाली भी सेल 2n है, तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग जनरली माइटोसिस डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। इक्वेशनल डिवीजन जब भी कोई सेल करती है, जब भी कोई सेल अपनी जैसे एक नई सेल बनाती है तो उसके अंदर आपको कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलती है। इट मींस उसमें आपको अलग अलग न्यूक्लियस दोनों सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, बट इसको हम आगे की लाइन में क्लियर कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस फेज के बारे में। माइटोसिस में तो आपने जान लिया कि जो भी सेल नई बनने वाली है दे हैव सेम कॉन्स्टिट्यूट रहेगा, उसके मटेरियल और उसके पेरेंट के मटेरियल दोनों सेम टू सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। इनमें 4 फेजेस आते हैं, नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज और उसके बाद टीलोफेज और लास्ट में आपका आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोफेज की। तो सबसे पहले प्रोफेज में हम बात करते हैं। देखिए, जब हमारा जो सेल है जब वो इंटरफेज से होकर के आता है तो उसका जो डीएनए होता है वो बिल्कुल ओपन होता है, मतलब क्रोमोसोम बिल्कुल ओपन होता है, डीएनए बिल्कुल थ्रेड के फॉर्म में फैला हुआ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पूरा फैला हुआ होता है, मतलब बिल्कुल कंडेंस नहीं होता। जैसे मैंने कहा था ना कि डीएनए फैला हुआ होता है और क्रोमोसोम कंडेंस होता है। तो जिस समय फेज में जब हम लोग इंटरफेज में होते हैं उस समय एस फेज के बाद डीएनए बिल्कुल फैला हुआ होता है, उसमें क्रोमोसोम का कोई शेप साइज नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेल प्रोफेज के अंदर एंटर करती है, एम फेज के प्रोफेज फेज में एंटर करती है, वैसे ही सेल के अंदर का जो डीएनए है उनमें कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, वो क्रोमोसोम का फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उसके चारों तरफ वो धीरे धीरे डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक पहला आइडेंटिफिकेशन है प्रोफेज का। अगर तुमसे कोई पूछता है तुम इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होगा, माइटोटिक डिवीजन के लिए क्रोमोसोम बिल्कुल तैयार होगा और वहां पे आपको जनरली जो क्रोमोसोम पहले जो एक क्रोमैटिड दिख रहा था
अब वहां पे आपको 2 क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, पहले हमें 1 क्रोमैटिड दिख रहा था, अब वहां पे 2 क्रोमैटिड हो गए। 2 क्रोमैटिड इसलिए हो गए क्योंकि क्रोमोसोम का डीएनए कंटेंट बढ़ गया एस फेज में। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, जिससे कि क्रोमैटिड के नंबर बढ़ गए लेकिन क्रोमोसोम सेम रहे। कैसे पता लगाएंगे? जितने क्रोमैटिड होंगे, पहले भी क्रोमैटिड एक था तब भी सेंट्रोमियर कितने थे? एक ही थे, लेकिन जैसे ही क्रोमैटिड 2 हो गए तो भी सेंट्रोमियर कितने हैं? एक ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो डीएनए फैला हुआ था वो किस फॉर्म में कलेक्ट हो गया? क्रोमोसोम के फॉर्म में बिल्कुल आकर के इकट्ठा हो जाता है। किसमें? प्रोफेज के खत्म होते होते। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब इंटरफेज की एस फेज चलती है तो उस समय डीएनए के साथ में एक चीज और डबल होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो डबल हुआ रहता है, अब वो हमारे सेल के अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पहुंच जाता है अपोजिट पोल की तरफ सेल के, और उससे निकलने शुरू हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, या फिर जिन्हें हम एस्टर्स भी कहते हैं। जब ये माइक्रोट्यूब्यूल निकलने शुरू हो जाते हैं तो वही माइक्रोट्यूब्यूल आगे जाकर के एम फेज के मेटाफेज के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसके बारे में हम अब आपसे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या जाना? डीएनए जो फैला हुआ था प्रोफेज में, उसका कंडेंसेशन हो गया, डीएनए ने क्रोमोसोम का फॉर्म ले लिया। पहले डीएनए का जो क्रोमोसोम था वो था तो 4 ही, मान लेते एग्जाम्पल, तो 4 क्रोमोसोम है, तो उसके पास कितने क्रोमैटिड थे? 4 क्रोमैटिड थे। लेकिन 4 क्रोमैटिड थे और क्रोमोसोम कितने थे? 4 ही थे। लेकिन जब हमारी सेल में जब दोबारा से एस फेज खत्म हो गई, नई सेल जो मतलब पुरानी सेल जो थी, इसमें जब एस फेज खत्म हो गई तो जो उसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है उससे क्रोमैटिड तो 8 हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। मतलब अब हर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड रहेंगे? 2 क्रोमैटिड रहेंगे। दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो आता है आपका एम फेज। लेकिन जाते जाते मैं आपको और बात बताता चलूं कि प्रोफेज के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल दिखने बंद हो जाते हैं प्रोफेज के खत्म होते थे। पहले तो न्यूक्लियर इन्वेलप जाता है, लेकिन धीरे धीरे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप धीरे धीरे डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद में पूरी तरह से न्यूक्लियस जो आपका जो ये था, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अब आपकी जो सेल डिवीजन है वो दूसरे फेज में एंटर करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में आते ही कहा जाता है कि मेटाफेज में जो हमारा डीएनए या जो हमारी सेल होती है उसमें क्रोमोसोम बहुत इजीली विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम एक साथ मिल करके एक इक्वेटर में आ जाते हैं, बिल्कुल लेवल में आ जाते हैं, बिल्कुल सेल के बीचों बीच एकदम इक्वेटर पे आ जाएंगे। सारे के सारे क्रोमोसोम आकर के एक लाइन में लग जाएंगे और उन क्रोमोसोम पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। जहां सेंट्रोमियर होता है उसके दोनों साइड, सेंट्रोमियर के ऊपर और सेंट्रोमियर के नीचे दोनों साइड में एक प्रोटीन जिसको काइनेसिन कहते हैं, वो प्रोटीन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर मदद करता है किससे? जो सेंट्रोसोम से आने वाला स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रोसोम से आने वाला स्पिंडल फाइबर है, वो स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल जाके किससे कनेक्ट हो जाता है? हमारे काइनेटोकोर से कनेक्ट हो जाता है, दोनों तरफ, दोनों पोल के। जैसे मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम है, इधर से एक आएगा स्पिंडल फाइबर और इधर से एक आएगा स्पिंडल फाइबर, दोनों आकर के काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है तो एक इधर से और एक इधर से, अब दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आए और बिल्कुल क्रोमोसोम से लिंक हो गए। जैसे मान लीजिए बीच वाली उंगलियां क्रोमोसोम है और मेरे हाथ क्या है? स्पिंडल फाइबर है। अब ये स्पिंडल फाइबर ये बिल्कुल क्रोमोसोम से सारे काइनेटोकोर के थ्रू जुड़ गए, ठीक है। अब इतनी काम जो देखने को आपको मिलती है ये फेज कहलाती है मेटा फेज, जहां पे सारे के सारे क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं किससे? सेंट्रोसोम से। जो माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, वो जो काइनेटोकोर से आके बाइंड हो जाते हैं, तो इस फेज को हम लोग कहते हैं मेटा फेज। इस फेज में सेल बहुत अच्छी तरह विजिबल होती है, तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखना है। अब जब स्पिंडल फाइबर आकर के दोनों तरफ से बाइंड कर गए, नेक्स्ट स्टेप आती है जिसको हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज बहुत कमाल की प्रोसेस है और इसी फेज में अब धीरे धीरे सेल इलोंगेट होगी, क्योंकि दोनों पोल पे मौजूद जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हैं
वो अपने अपने स्पिंडल फाइबर को अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू करेंगे। देखिए पहले ऐसे थे, अब ये खींचना शुरू कर रहे हैं, और जब ये दोनों स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींचेंगे तो एक काइनेटोकोर जो है वो आधा क्रोमेटिड लेके वो चला जाएगा और आधा क्रोमेटिड लेके ये चला जाएगा, और दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमेटिड या क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझिए, आधा क्रोमेटिड इधर गया और आधा क्रोमेटिड इधर गया, तो दोनों सेल आइडेंटिकल होंगी क्योंकि दोनों एक ही तरह के डीएनए से तो बनी थी, है ना भाई। जो एस फेज में जो बना था वो पुराने क्रोमोसोम से ही बना था, तो चाहे इधर कोई जाए चाहे कोई इधर जाए, दोनों में मटेरियल क्या है, सेम टू सेम ही रहने वाला है। तो जो नई सेल बनी, आधा क्रोमोसोम उसमें चला गया और आधा क्रोमेटिड इसमें आ गया। तो इस तरीके से एनाफेज के अंदर सेल जो है अपने अपने स्पिंडल फाइबर लेकर के अलग अलग पोल पे जाकर के कलेक्ट हो जाती है। ये होता है एनाफेज के अंदर, जहां सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर जो होते हैं वो बीच से स्प्लिट होते हैं, कट जाते हैं, आधा सेंट्रोमियर इधर आधा सेंट्रोमियर इधर चला जाता है, और क्रोमेटिड जो होते हैं वो अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है टीलोफेज। टीलोफेज इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है क्योंकि आप धीरे धीरे टीलोफेज के आते ही जो स्पिंडल फाइबर हैं वो धीरे धीरे जो क्लस्टर के फॉर्म में वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू होते हैं, और जो आपका क्रोमेटिड गया हुआ था, जो क्रोमोसोम बन गया है, अब वो अपने अपने पोल पे जाकर के स्थिर होकर बैठ जाते, कहते भैया हमारा काम जो है वो खत्म हो चुका है, हमने अपना काम कर दिया है, और वो जाकर के अपने जगह पे बैठ जाते हैं जहां पे धीरे धीरे न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है। और जब वो न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है तो उस समय हम उसको जो है उसके बनने के साथ में वहां पे न्यूक्लियोलस भी बनना शुरू होने लगता है। मतलब धीरे धीरे सारे सेल ऑर्गेनेल जो गायब हो रहते हैं वो टीलोफेज में वापस आने लगते हैं। लेकिन वापस तो आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि दो सेल बन गई हैं अब तो, एक पोल पे है और दूसरी एक पोल पे है। अब अगर यहीं पे इसी टीलोफेज के अंदर ये बिल्कुल इसी तरह पड़े रहे, एक न्यूक्लियस वो उस पोल पे और एक न्यूक्लियस इस पोल पे, उनके बीच में कोई डिवीजन नहीं हो, मतलब अगर उनके बीच में साइटोकाइनेसिस ना हो, सेल अलग ही ना हो, एक ही सेल में दोनों न्यूक्लियस अगर पड़े रहेंगे तो हम इन्हें मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अब इसके बाद सेल जो है करती है साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपके सेल हैं उनमें एक फुरो बनना शुरू हो जाता है, मतलब बीच में क्लीवेज बनना शुरू हो जाता है कि कहां से सेल आधे से डिवाइड करेगी। और जैसे ही वो फुरो बनना शुरू होता है, वहां जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो फुरो बनता है और इस तरीके से वहां से सेल अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन इन द प्लांट सेल्स के अंदर तो मैंने बताया आपको कि वहां पे सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल वॉल प्लेट के कारण, वहां पे वॉल प्लेट होती है, उसके कारण प्लांट सेल्स के अंदर हमको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग जनरली सेल प्लेट के भी नाम से जानते हैं। अगर किसी भी चीज में साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, मतलब उसका अलग से सेल नहीं बना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसी सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोकोनट में। जिस पानी को हम पीते हैं दरअसल वो मल्टी न्यूक्लिएट है, वो फ्री न्यूक्लियर है, उसमें न्यूक्लियस बिल्कुल क्या है? फ्री है, उसमें कोई भी सेल फॉर्म अभी नहीं। लेकिन जैसे सेल फॉर्म होती जाती है वो व्हाइट कलर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज एन एंडोस्पर्म, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको 12th क्लास में डिटेल में बताऊंगा। तो साइटोकाइनेसिस में ये मैकेनिज्म हुआ जहां पे आपकी जो साइटोप्लाज्म थी वो इक्वल सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहले एक ही साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस थे टीलोफेज में, लेकिन अब क्लीवेज होने के कारण, बीच में फुरो बनने के कारण दोनों सेल अपने अपने साइटोप्लाज्म को लेकर अलग हो गए। उनका अपना गोल्गी बॉडी, उनका अपना राइबोसोम, सब कुछ उनका अपना अपना हो गया। और इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होते ही हमारी माइटोसिस फेज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ माइटोसिस? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। क्यों? रीजन समझिए। देखिए, हर एक चीज की जो एक फायदेमंद चीज है उसका अपना कुछ ड्रॉबैक भी है। माइटोसिस का भी अपना कुछ ड्रॉबैक है, क्योंकि एक ड्रॉबैक तो यही है कि माइटोसिस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उससे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन सकते हैं, लेकिन हम उससे हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जो क्रोमो वही बन सकते हैं। अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड, कभी भी हम उससे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नहीं बना सकते हैं। तो ये उसकी एक रेस्ट्रिक्शन है। बट सम प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें
जैसे कुछ में तो भाई हर कोई गैमेट प्रोड्यूस करता ही है, और गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए हम माइटोसिस उसमें कुछ नहीं कर सकती, वो काम कौन करेगा? मियोसिस ही करेगा। माइटोसिस का रोल होता है, बट फाइनल टचअप उसको मियोसिस देता है। लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, जहां पे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है माइटोसिस डिवीजन से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छी तरह। हनी बी को आप देखिए, हनी बी में एक इंसेक्ट होता है, हनी बी एक इंसेक्ट ही है, एक होता है ड्रोन। हनी बी कई टाइप का होता है, उसमें एक होता है ड्रोन। क्या होता है? ड्रोन। ड्रोन जो होता है उसके अंदर ओनली 16 क्रोमोसोम होते हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। जनरली डिप्लॉयड होते तो हम क्या बोलते? 32 ना, 16 पेयर, लेकिन उनमें 16 पेयर नहीं होते, उसमें टोटल 16 ही होते हैं, और वो भी पेयर में नहीं होते हैं। मतलब उससे ड्रोन के अंदर जो हमारा क्रोमोसोम है वो पेयर में नहीं है। अब बोलोगे सर पेयर में नहीं है तो फिर स्पर्म कैसे बनाएगा, वो गैमेट्स कैसे बनाएगा? यही तो बात है, हम पेयर में हैं इसलिए हमने मियोसिस करके अपने गैमेट्स बना लिए, लेकिन वो पेयर में नहीं है, वो हैप्लॉइड है। लेकिन उसमें जो गैमेट बनता है वो माइटोसिस से बनता है, ना कि मियोसिस से बनता है। इसीलिए कुछ इंसेक्ट के अंदर यहां पे मेंशन किया गया है, तो मैंने आपको कुछ इंसेक्ट के बारे में बता दिया। बहुत सारे ऐसे हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हमें यही चीज देखने को मिलती है। सम एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको इंसेक्ट का बता ही दिया, जो आप लोग क्लास 12th में जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। नो डाउट जो ग्रोथ होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो याद रखना कि मियोसिस की एक लिमिटेशन है। 2 सेल है, 2 से 4 बन सकती ज्यादा, 8 बन सकती ज्यादा, 8, 1 से 4, 1 से 4, बट माइटोसिस की नहीं भाई साहब। माइटोसिस क्यों नहीं? क्यों माइटोसिस से ज्यादा ग्रोथ होती? क्योंकि माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कभी घटेगा ही नहीं, जेनेटिक कंटेंट कभी घटेगा ही नहीं। अगर जेनेटिक कंटेंट कभी घटेगा नहीं तो जो भी नई सेल बनेंगी उसके अंदर जेनेटिक कंटेंट हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सिचुएशन में वो सेल लगातार डिवाइड करती चली जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी सेल के अंदर 2n था, उसके अंदर मियोसिस हो गया, वो n हो गया। अब n का हाफ तो कभी हो ही नहीं सकता, मियोसिस आगे बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन माइटोसिस आगे बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ बनते रहते हैं। तो एक तो ये हो गया इसका अच्छी बात। दोबारा बात कि चूंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सेम नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल बन रहे हैं, कोई अंतर नहीं आ रहा, जिससे इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हमेशा बना रहता है। सेल रिपेयर जल्दी करती हैं, और हमारी बॉडी में कई बॉडी पार्ट्स ऐसी होती हैं जो लगातार मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, बनती रहती हैं। जैसे हमारा ब्लड सेल हो गया, हमारी गट की लाइनिंग हो गई, ये रोज मर रही हैं, लेकिन माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये रोज बन भी रही हैं। याद रखिएगा इस चीज को कि माइटोसिस डिवीजन जहां पे भी ग्रोथ आए, जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस डिवीजन आए, वहां पे माइटोसिस डिवीजन ही काम देती है, वहां मियोसिस डिवीजन में नहीं काम देगी, क्योंकि उसकी अपनी एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको माइटोसिस डिवीजन समझ में आया होगा। माइटोसिस डिवीजन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही शॉर्ट कंटेंट, बढ़िया कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर करिए। बहुत अंडररेटेड चैनल है, ज्यादातर मैंने इसके बारे में लोगों को नहीं बताया। आप क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, कुछ हमको सुझाव भी दे सकते हैं। साथ में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैंने ऐसे ही टॉपिक और बहुत ही कमाल के डायग्राम के साथ में एक बुक तैयार की हुई है, जो आप सभी के लिए काफी कमाल की होने वाली है। उस बुक का नाम है हैंडबुक नीट बायोलॉजी, या नीट बायोलॉजी विधान हैंडबुक बायोलॉजी है उसका नाम। ये 2 पार्ट में अवेलेबल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसको परचेस कर सकते हैं आप मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। तो परचेस करिए, बुक अच्छी है, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, पॉइंट वाइज है, कलर डायग्राम है। तो जरूर जाइए खरीदिए। और अगर आप मेरे थ्रू मंगाना चाहते हैं, डिलीवरी चार्ज बचाना चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9794572500 पे। तब तक के लिए इतना ही, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अगले वीडियो में मैं बात करूंगा मियोसिस डिवीजन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो मेरा नाम है अंकित मिश्रा, और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं मियोसिस डिवीजन के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मियोसिस डिवीजन के बारे में जानना चाहते हैं तो। और इस मियोसिस डिवीजन को समझने के पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि मियोसिस डिवीजन आखिर हमारे माइटोसिस डिवीजन से अलग कैसे हो सकता है, और ये डिफरेंस कैसे है। इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना पड़ेगा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने पूरी प्रीवियस वीडियो में इंटरफेस के अंदर। दरअसल जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस में देखने पर हमको पता लगता है कि वहां पे हमारे क्रोमैटिड चेंज होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट को आपको यहां भी अप्लाई करना है
कि क्रोमैटिड चेंज होंगे, क्रोमैटिड का नंबर डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को इसके अंदर भी अप्लाई किया तो बिल्कुल सही तरीके से आप मियोसिस खत्म कर पाए। पहले समझते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या। देखिए, इंटरफेस दोनों में सेम है, इंटरफेस दोनों में सेम है। हमारी सेल को पता नहीं है कि हमारी सेल जो है, सेल साइकिल को पता थोड़ी ना है कि इसको मियोसिस के लिए जाना है या माइटोसिस के लिए जाना है। बस उसको ये पता है इस फेज को कि हमारे पास जितना जेनेटिक मटेरियल आ रहा है हमको बस उसको डबल कर देना, हमारे पास जितना डीएनए आ रहा है हमें उसको क्या कर देना है, डबल कर देना। तो जब हमारी सेल, एक पहले मियोसिस माइटोसिस की बात करते हैं, जब हमारी सेल एंटर करती है इंटरफेज में, तो अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो वो 46 क्रोमोसोम के डीएनए खुलेंगे और खुलने के बाद उन 46 क्रोमोसोम के पास में नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं, 46 है। अभी तक क्रोमैटिड कितने हैं, 46। लेकिन जैसे ही सेल एस फेज से बाहर निकलेगी उसके पास इतना सारा जेनेटिक मटेरियल होगा जिससे वो तकरीबन उसका दुगना क्रोमैटिड बना सकती है। इट मींस जो हर क्रोमोसोम के पास में 46 क्रोमैटिड था, अब वो हर क्रोमोसोम के पास में दो दो हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड हो जाएंगे 92। मेरी बात समझ में आ गया ना। लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं, 46। और जब वो डिवाइड करेंगे तो क्रोमैटिड भी इससे डिवाइड करेंगे, एंड जिसमें अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम और 92 क्रोमैटिड हैं, तो मैं जब डिवाइड करके कोई सेल मेरे से बनेगी तो उसके पास क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका क्रोमैटिड आधा हो जाएगा इन माइटोसिस डिवीजन। ठीक, क्लियर। लेकिन हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम का मतलब ये है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसी का फायदा उठाता है मियोसिस डिवीजन। दरअसल मियोसिस डिवीजन में जब इंटरफेज में सेल जाता है तो कॉमनली वो भी बनाएगा अपने 92 क्रोमैटिड एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन मियोसिस डिवीजन को पता होता है कि दरअसल उसका जो 23 क्रोमोसोम है, जो 46 क्रोमोसोम है, उसमें से 23 मेल से आया और 23 फीमेल से आया है। इसीलिए वो अपने वाले पेयर का पीछा नहीं छोड़ता है एम फेज तक। इंटरफेस तक तो सब कुछ फ्री है, डीएनए बना, सब कुछ फ्री, बाहर निकला, दैट्स इट, ओके। लेकिन जब वो एम फेज में जाएगी और प्रोफेज 1 में जाएगी मियोसिस, तो वहां जाने के बाद में वो अपने पेयर्स को ढूंढेगा। अगर मान लो कि वो क्रोमोसोम नंबर, टोटल क्रोमोसोम इस समय सेल में कितने थे, कितने हैं, 46। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 1 वाला है वो अपना पेयर ढूंढेगा, 2 वाला अपना पेयर ढूंढेगा। इस तरह 23 के 23 क्रोमोसोम अपना अपना पेयर ढूंढना शुरू कर लेते हैं और अपना पेयर ढूंढने के बाद अपने पेयर के साथ हो लेते हैं। अब जब वो अपने पेयर के साथ हो लिए, ध्यान सुनिएगा, अपने पेयर के साथ हो लिए, तो दरअसल है क्रोमोसोम नंबर 1, लेकिन उसमें टोटल कितने हो गए, क्रोमोसोम 2। तो टोटल वो 23 पेयर में आ जाता है, 23 ऊपर 23 नीचे। और उसमें क्या था, माइटोसिस में क्या था, 46 ऊपर और 46 नीचे, क्योंकि 46 एक लाइन में थे लेकिन क्रोमैटिड ऊपर और नीचे थे। तो क्रोमैटिड डिवाइड किया लेकिन क्रोमोसोम डिवाइड नहीं किया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम ऊपर और 23 पेयर नीचे। तो 23 पेयर क्रोमोसोम डिवाइड करेगा, एक सेल में आएगा 23 क्रोमोसोम, दूसरे में जाएगा 23 क्रोमोसोम, और उसमें कितना आया था, तो 46 ऊपर और 46 नीचे। हाँ, क्रोमैटिड दोनों में सेम रहेगा लेकिन क्रोमोसोम में डिफरेंस आ जाएगा। दैट इज अ माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। इसको आपको, आई थिंक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक, माइटोसिस में हमने देखा कि जैसे इंटरफेस खत्म होती है, सेल एंटर करती है किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। ठीक है, प्रोफेज के अंदर सेल एंटर करती है, इसमें भी करेगी, लेकिन दरअसल माइटोसिस में एक ही बार सेल चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन मियोसिस में हमारी जो सेल है वो 2 बार डिवाइड करती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मियोसिस फर्स्ट स्टेज में जो हम लोग प्रोफेज को पहले नॉर्मल देखते थे, डीएनए का कंडेंसेशन करता है, न्यूक्लियस में गायब हो जाता है, ना 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 ना। अब यहां प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 फेज घुसी हुई है।
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी फेजेस केवल प्रोफेज 1 के अंदर है। तो सबसे पहले अब हम शुरू करने वाले हैं मियोसिस डिवीजन को। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। मान लेते हैं कि मैंने क्रोमोसोम को लिया और मैंने ज्यादा क्रोमोसोम को नहीं लिया, मैंने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिया 4 या कितना भी आप ले सकते हैं। मैंने क्रोमोसोम नंबर लिया और 4 क्रोमोसोम मान लेते हैं मैंने लिया टोटल नंबर। तो पेयर में कितने हुए? 2 पेयर, ठीक। और जब वो क्रोमैटिड बन करके आए, मतलब जब वो इंटरफेस से आए, तो हर क्रोमोसोम के पास में जो पहले एक एक क्रोमैटिड था, अभी वो 2-2 क्रोमैटिड हो गया। तो अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हैं, पेयर में 2 हैं, तो क्रोमैटिड आपके 8 होंगे। एक क्रोमोसोम के पास में 2 क्रोमैटिड, तो 4 क्रोमोसोम के पास में टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन क्रोमैटिड तो भाई अभी क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे अभी इससे मतलब नहीं है। अब ये सेल सबसे पहले प्रोफेज 1 के जब पैकेटीन में होगा, तो जितना भी डीएनए फैला हुआ है उसका पहले क्रोमोसोम बनाएगा। तो देखिएगा, अरे भाई मेरे पास तो पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 थे, अभी भी 4 ही हैं, लेकिन अब क्रोमैटिड का नंबर बढ़ चुका और क्रोमैटिड का नंबर 8 हो चुका है। यहां तक तो बातें बिल्कुल एम फेज जैसी ही चल रही थी। लेकिन इसके बाद सेल एंटर करती है जाइगोटीन में। जाइगोटीन में एंटर करते ही सेल का दिमाग खराब। जाइगोटीन में एंटर करते ही जो क्रोमोसोम था, जो माइटोसिस में अपना पेयर नहीं ढूंढता था, जो माइटोसिस में अपने साथ में कोई क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनाता था, उसको यह था कि भाई मेरा क्रोमैटिड आधा खत्म हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन जब कोई सेल पहुंच गई किसमें? मियोसिस डिवीजन जब हुआ, तो हर क्रोमोसोम ने अपना अपना पेयर ढूंढना शुरू कर दिया। ध्यान सुनिएगा, ये पेयर क्या है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, नो डाउट हम चाहे माइटोसिस करें चाहे मियोसिस करें, हमारे अंदर के जो क्रोमोसोम है उसमें से आधा हमारे मदर से आया, आधा हमारे फादर से आया। 23 हमारे मदर से आया है और 23 हमारे फादर से आया। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें नो इफ एंड बट। लेकिन माइटोसिस डिवीजन के समय में हमारे 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड बनाते हैं और आधा आधा क्रोमैटिड डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन क्रोमोसोम आधा नहीं होता। लेकिन यहां पे क्रोमोसोम जो है मियोसिस में जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम आपस में पेयर्स बनाते हैं। और ये पेयर जब बनते हैं, ये पेयर जब बन के तैयार होते हैं, तो ऐसा नहीं कि पेयर ऐसे ही बन गए, नहीं। अगर मेरे मेल से 1 से लेकर के 23 क्रोमोसोम आए हैं, क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 एंड 23, उसी तरह मेरे अंदर भी कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 23। मतलब मेरे फादर से 23, मेरे मदर से 23। तो जब दोनों से 1 से लेकर 23 तक आए हैं, तो एक वाला फादर का किसको ढूंढेगा? एक वाली मदर को ढूंढेगा। बस यही तो है पेयर बनाना। जो फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 हम लेकर के आए थे, वो हमारी मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 को ढूंढेगा और उसके साथ मिल करके पेयर बना लेगा। ऐसे तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे? 23। लेकिन क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। और क्रोमैटिड कितने होंगे? 46 का भी डबल कर दो, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के 4 क्रोमैटिड, सॉरी 2 क्रोमैटिड, तो 46 के कितने पहुंच गए? 92 क्रोमैटिड पहुंच गए। तो दैट्स इट। यही चीज आपको समझना है। अब एग्जांपल तो पे तुम चाहे 2 ले लो, तुम्हारी किताब में 2 ले लिया, कोई 3 ले लिया, कोई 4 ले लिया, वो एक अलग चीज है। जैसे मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें इतना है तो मैंने 3 क्रोमोसोम ले लिया एग्जांपल के तौर पे। अब 3 क्रोमोसोम अगर मैंने लिया है पेयर में, 3 पेयर मैंने क्रोमोसोम लिया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 6। पेयर में कितने हैं? 3। और क्रोमैटिड कितने हैं? 12। क्रोमैटिड कितने हैं? 12। और बताओ भाई, और कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए मैं इसी पे बात करता हूं, इसी पे डिस्कशन ही कर लेता हूं। चलिए सारा मुद्दा ही खत्म करते हैं इसी पे। तो मान लेते हैं कि मैंने जो क्रोमोसोम लिया, वो क्रोमोसोम मैं 26 46 ले ही नहीं रहा हूं, 23 ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो सीधे और सीधे ले रहा हूं 3 क्रोमोसोम। अब मान लेते 3 क्रोमोसोम या सॉरी 6 क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6, वो डायरेक्ट एंटर कर गए आपके लेप्टोटीन में। और लेप्टोटीन में कंडेंसेशन हुआ डीएनए का, और पता चला कि भाई क्रोमोसोम हमारे कितने बन गए हैं? क्रोमोसोम हमारे सेम ही है, 6 के 6 ही हैं, लेकिन क्रोमैटिड बढ़ करके अब क्रोमैटिड हमारे पास 12 हो गया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पेयर में क्रोमोसोम कितने हैं? 3 ही है अभी तक। मतलब पेयर कहने का बात करेंगे कि मतलब 3 है तो 3 पेयर में। अब जब वो डिप्लोटीन में जाएगा भाई,
तो डिप्लोटीन में जाने के बाद में या जाइगोटीन में जाने के बाद में जो आपकी सेल है, जो आप क्या है सेल है, उसके अंदर दरअसल खुराफात होना शुरू हो जाता है। क्या खुराफात होता है, ये इसको भी समझ लेते हैं। खुराफात उसके अंदर ये होता है कि दरअसल जब वो जाइगोटीन में जाता है तो वो अपना पेयर ढूंढना शुरू कर लेगा। मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर 1 जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 2 जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 3 जा रहा है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और तीनों की तीनों किसमें पेयर में है। लेकिन ये पहले नहीं पता था, लेकिन डिप्लोटीन में जाने के बाद वो अपना पेयर ढूंढना शुरू कर दिया और अपने अपने पेयर से जाकर के वो बाइंड कर लिया। जब वो अपने पेयर से जाकर के बाइंड करेगा भैया, तो एक बात बताओ कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो तो 6 ही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अब वो पेयर बना लिया और अब क्रोमोसोम में जो स्टेज जाइगोटीन है वहां पे सारे क्रोमोसोम पेयर में दिखाई देंगे, इंडिविजुअल कोई क्रोमोसोम टहलता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उन क्रोमोसोम के बीच में, उन दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो इन क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को आपस में लिंक कर देता है, और लिंक हो जाने के बाद ये क्रोमोसोम बन जाते हैं होमोलॉगस पेयर्स। और ये होमोलॉगस पेयर बनने के बाद आपको सेल में 3 पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जो पहले 3 अलग अलग दिखते थे, टोटल 6 दिखते थे, लेकिन अभी वो 3 और 3 पेयर में दिखने लगे। और अब ये सेल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेल में को हम लोग बोलते हैं जनरली बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं। और चूंकि इसमें क्रोमैटिड पहले हर के पास में 2-2 थे भाई, अभी होमोलॉगस पेयर बनने के बाद क्रोमैटिड हो गए 4, तो इन्हें हम टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। ये चीज हमको कहां दिखाई दी, ये चीज हमको फाइनली दिखाई दी जाएगी नेक्स्ट स्टेज में, जो उसकी जाइगोटीन के बाद आती है, जिसका नाम है पैकेटीन। क्या नाम है, पैकेटीन। पैकेटीन में जब सेल पहुंचती है तो वहां सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरे क्रोमैटिड को जोड़ देता है, और साथ में वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो पेरेंटल वाला और मैटरनल और फादर वाला क्रोमोसोम है, इनके बीच में आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जिस प्लेस पे वो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉस करते हैं, वहां पे एक का कुछ थोड़े डीएनए का कुछ पार्ट, थोड़े क्रोमोसोम का कुछ पार्ट होमोलॉगस का इसमें और कुछ का इसमें ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि जब वो होमोलॉगस पेयर में थे, दोनों पास पास में, तो दोनों के डीएनए जो है वो थोड़े थोड़े जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाता है, और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग चीज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका काम केवल एक है, होमोलॉगस पेयर को आपस में जोड़ देना बस। ये मत सोचिएगा कि वो क्रॉसिंग ओवर, ना, क्रॉसिंग ओवर के पीछे का रीजन वो हो सकता है, लेकिन वो करा नहीं रहा। उसको कराने के लिए हमें जरूरत है रिकॉम्बिनेज एंजाइम की, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से क्रॉसिंग ओवर हुई और होमोलॉगस पेयर ने अपने अपने थोड़े थोड़े डीएनए को एक्सचेंज कर लिया, और इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। जब क्रॉसिंग ओवर डन हो गई, तब उसके बाद ये सेल लेट पैकेटीन में जाते जाते ये सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और सेल एंटर कर जाएगी डिप्लोटीन में। और जब सेल डिप्लोटीन में एंटर करेगी तो उस समय सेल पूरी तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो चुकी रहेगी, और अब वहां पे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद धीरे धीरे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो टूटना शुरू कर देते हैं। भाई एक्सचेंज हो चुका, जो होमोलॉगस पेयर था क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों का था, एक पैटर्न, एक जैसे होमोलॉगस पेयर का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 1 एक मदर से आया है क्रोमोसोम नंबर 1, एक फादर से आया क्रोमोसोम नंबर 1, वो दोनों लिंक थे, लेकिन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स थे। लेकिन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के हटते ही दोनों ने क्रोमोसोम तो एक्सचेंज कर लिया, अब दोनों अलग हो जाएंगे। और अलग होने के बाद अब यहां आपकी सेल में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम दिखाई देंगे वो तो वही रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले, वो तो हमेशा वही रहेंगे, वो तो 6 के 6 ही रहेंगे, सॉरी 6 के 6 ही रहेंगे। लेकिन जो पहले पेयर में थे 3 अब अलग अलग हो जाएंगे। और अब आपकी सेल में यहां पे प्रोफेज 1 खत्म हो जाती है, डाइकाइनेसिस हो जाता है, सारे के सारे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग हो जाते हैं, और अब आपकी सेल एंटर करती है मेटाफेज 1 में।
मेटाफेज 1 में जाने के बाद ये सेल्स आपस में कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन पका रहे होते हैं। कहने का मतलब मेटाफेज में जाते ही ये सारी की सारी सेल्स जो होते हैं वो आपके दरअसल एक इक्वेटर पे, जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। मतलब पूरा दो क्रोमैटिड वाला जो क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमैटिड वाला एक अलग और 2 क्रोमैटिड वाला एक अलग, ये सब पेयर में आ जाएंगे इक्वेटर पे। ठीक है ना, 3 क्रोमोसोम ऊपर और 3 क्रोमोसोम नीचे। पहले कितने थे सेल के अंदर? 6। तब सेल को हमने क्या नाम दिया? 2n, क्योंकि वो पेयर में थे, 6 थे टोटल। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी ये हो गया कि 3 ऊपर और 3 नीचे, और मेटाफेज में होते ही सेल वही काम करेगी जो आपकी माइटोसिस में करती थी। मेटाफेज में काइनेटोकोर का डेवलपमेंट होता है, स्पिंडल फाइबर आते हैं और 3 क्रोमोसोम को एक साइड खींच ले जाते हैं टीलोफेज में, और 3 क्रोमोसोम को एक साइड खींच ले जाते हैं टीलोफेज तक खत्म होते होते। एनाफेज में शुरू होता है, टीलोफेज में खत्म हो जाता है। तो पहले जो एक सेल के अंदर 6 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, अब कितने हो गए? 3 और 3, तो क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गए ना भाई। तो दैट इज अ n and n रिडक्शन डिवीजन। और जब n और n बन गए ना, तब फिर ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गई, सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट फिर से शुरू हुआ, बट मियोसिस फर्स्ट खत्म हुई है। लेकिन अब इसके बाद चलेगी मियोसिस सेकेंड, और मेरी शब्द मानो तो काम ही खत्म करते हैं। मियोसिस सेकेंड इज सेम एज माइटोसिस। ध्यान सुनिए, जो हमारी मियोसिस फर्स्ट खत्म हुई है ना, जरा उसमें क्रोमोसोम को काउंट करिए। जब आप उसमें क्रोमोसोम को काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि क्रोमोसोम तो 3 है, लेकिन क्रोमैटिड जो है वो 6 है। और नीचे भी क्रोमोसोम नंबर तो 3 ही है, लेकिन क्रोमैटिड कितने हैं? 6 है। पहले 12 थे, अभी 6 है। तब भाई कहानी यही शुरू हो गई। अब ये सेल जाएगी फिर से प्रोफेज 2 में, कंडेंसेशन वगैरह का कोई टेंशन नहीं, जाएगी मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में 3 वाली सेल वो अपने कॉम्बिनेशन इक्वेटर पे, और 3 नीचे वाली अपने इक्वेटर पे। क्रोमैटिड अलग हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। दो एक सेल जो बनी उसके पास 3 क्रोमोसोम, एक एक का क्रोमैटिड, 3 क्रोमोसोम, एक एक का क्रोमैटिड, 3 क्रोमोसोम, एक एक का क्रोमैटिड, 3 क्रोमोसोम, एक एक का क्रोमैटिड बन के तैयार हो गई। जब क्रोमैटिड अलग होता है तो क्रोमोसोम कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मियोसिस सेकेंड इज सेम एज माइटोसिस। तो इस तरीके से हमारी मियोसिस खत्म होते होते टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, लेकिन वो हैप्लॉइड थे। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, समझ आया तो वीडियो को लाइक करेगा, समझ नहीं आएगा 2 बार 3 बार और देखिए। मियोसिस डिवीजन है, ऐसे नहीं आ जाएगा। ठीक है, तब तक ले बाय बाय।